इवन आज हम लोग को बिजनेस अकाउंटिंग में आगे पढ़ना था, जैसे कि बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली थी। एबनॉर्मल लॉस देख लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लिया था। आज बेसिकली हम लोग का जो टॉपिक है बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है तो ऐसे में एंट्रीज कैसे हम करते हैं। तो बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे किस बैंक की बात हो रही है, बैंक होता क्या है। तो किस बैंक की बात हो रही है, जैसे आप सभी को पता है, अगर आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके। अब बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ता है तो हम किसी न किसी बैंक में जा करके हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं। और कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं सब लोग को पता है। जो बिजनेस करने के लिए हम लोग अकाउंट जो ओपन करते हैं उसको हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है ना। तो बैंक में हम लोग ओपन करते हैं क्या, एक करंट अकाउंट। और फाइनली उस करंट अकाउंट में ही कंपनी का सारा पैसा या सारा ट्रांजेक्शन हम लोग उससे के ज़रिए करते हैं। तो उसी करंट अकाउंट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट है क्या। अगर हम बात करें बैंक अकाउंट, क्या रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि क्या है। तो ध्यान रखिएगा बैंक अकाउंट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। क्यों बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है, जरा देखिएगा यहाँ पे हमारा करंट अकाउंट है जिसमें हमारा पैसा है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, करंट अकाउंट। हमें बैंक, मान लीजिए हमने सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर सपोज HDFC बैंक की बात करूँ तो नॉर्मली HDFC बैंक क्या है, HDFC बैंक तो भाई पर्सनल अकाउंट है। ठीक है ना। HDFC बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी था कि आर्टिफिशियल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल। HDFC बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही। लेकिन जब हम उसमें अपना बैंक, उसमें हम अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, अगर हम इसी HDFC बैंक में अपना क्या कर रहे हैं, अकाउंट ओपन करा दिए हैं, तब यहाँ पे हम बात करते हैं HDFC। ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, बैंक उस अकाउंट की बात कर रहे होते हैं जिसमें हमारा पैसा रखा है। तो इट्स अ रियल अकाउंट। तो ये रियल अकाउंट हो जाएगा। बात समझे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब अगर हम क्या करते हैं, कभी भी अगर हम लोन ले रहे हैं, तो आप लोग को याद होगा जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं, लोन इज़ अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना। लोन इज़ अ पर्सनल अकाउंट। लोन जब लेंगे बैंक से तो वहाँ पे बैंक क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। लोन फ्रॉम HDFC, तो वहाँ पे क्या हो गया, HDFC पर्सनल अकाउंट हो गया। लेकिन वहीं अगर हम लोग उसमें अपना पैसा रख रहे हैं, करंट अकाउंट, ठीक है ना, अगर हम उसी बैंक में क्या कर रहे हैं, करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, या सेविंग अकाउंट, हालांकि सेविंग अकाउंट तो खैर इंडिविजुअल ओपन करता है। अगर इंडिविजुअल बिजनेसमैन है तो मे बी वो सेविंग अकाउंट से बिजनेस चला सकता है, बट हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग करंट अकाउंट की बात करेंगे। तो करंट अकाउंट अगर ओपन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट, वो एसेट अकाउंट है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख भी दे रहा हूँ, लोन फ्रॉम HDFC। हो सकता है उसी बैंक से आपने लोन भी लिया, उसी बैंक में आपका करंट अकाउंट भी हो। तो बिल्कुल, तो आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो लोन अकाउंट होता है उसका अकाउंट नंबर अलग होता है, और जो करंट अकाउंट होगा उसका अकाउंट नंबर अलग होगा। ठीक है। तो लोन अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे, और जो करंट अकाउंट है, ठीक है ना, वो केस की तरह ट्रीट करेंगे, रियल अकाउंट। तो मेरे ख्याल से अभी तक ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग को कौन सा अकाउंट की बात कर रहे हैं। हम जब बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम करंट अकाउंट से रिलेटेड सारे लेन देनों की बात करेंगे। ओके। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला चीज़ हम लोग को पढ़ना होगा कैश टू बैंक। तो कैश टू बैंक की हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं डिपॉजिट। ओके। जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, जैसे अगर हम लोग इसमें बात करें, इसमें इस तरह का एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है, इन SBI। तो SBI में हम सपोज करो एक अपना करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपए जमा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में हम खाता खोल रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर हम एंट्री अगर समझे तो बहुत सिंपल सी एंट्री होगी, SBI। ओके। SBI अकाउंट डेबिट, सीधे अकाउंट लिख रहा हूँ, SBI अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हो गया, है ना। कितने से, 1 लाख रुपये से। तो ये मेरे ख्याल से सब लोग समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम डिपॉजिट की एंट्री, ये एक तरह का डिपॉजिट ही है, बैंक में जब खाता खोलते तो पैसा जमा ही करना पड़ता है। बीइंग कैश, बीइंग ओपन अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है ना, बाय डिपॉजिटिंग, छोड़ो जाने दो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक तो इस तरीके से होता है ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख रुपीज़, या सिंपल हो सकता था कि 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा किया।
नो, पहला ट्रांजेक्शन सब लोग को समझ में आ गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, हमारे पास एसबीआई भी हमारा ही एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है। तो कैश मेरा घट रहा है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं, मेरे बैंक में आ रहा है तो हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो देखिए क्या है, अगर हम बात करते हैं बैंक टू कैश की, तो बैंक टू कैश का मतलब क्या होता है, सिंपल विदड्रॉ है। ओके, तो विदड्रॉ आता है। तो इसमें जो देखिए एग्जांपल पहले समझते हैं, तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, रुपीज़ 10,000 या 12,000, हाँ चलिए 10,000 ही करते हैं। 10,000 विदड्रॉ, है ना, फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम एसबीआई फॉर ऑफिस यूज़। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑफिस यूज़ के लिए हम लोग कैश विदड्रॉ कर रहे हैं बैंक से। अगर ऑफिस यूज़ नहीं भी लिखा होता ना, सिंपल सिंपल सा इतना लिखा होता 10,000 विदड्रॉ फ्रॉम एसबीआई, तब भी हमें मान के चलते ऑफिस के लिए ही यूज़ हो रहा है। अगर पर्सनल यूज़ नहीं है, बात समझ रहे हो, जब तक पर्सनल यूज़ ना मेंशन हो तब तक हम ड्राइंग नहीं ट्रीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक से पैसा निकल रहा है तो कैश तो आ रहा है ना, तो कैश बढ़ रहा है, कैश डेबिट करिए, कितने से, 10,000 से, टू बैंक अकाउंट। कौन सा बैंक अकाउंट है हमारा, एसबीआई। एसबीआई अकाउंट लिख देता हूँ मैं, 10,000 रुपीज़ बीइंग कैश विदड्रॉ, ठीक है ना, बीइंग कैश विदड्रॉ सिंपल सा लिख देते हैं। अब इसी पे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहीं लिखा होता रुपीज़ 10,000 विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ओके, यानी कि बिजनेसमैन ने बैंक से 10,000 विदड्रॉ किया, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब पर्सनल यूज़ यानी बिजनेसमैन लेके जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 10,000 टू एसबीआई। एसबीआई से पैसा जा रहा है एसबीआई अकाउंट से, कितना, 10,000। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों में फ़र्क क्या है, ऑफिस यूज़, पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ होगा तो ध्यान रखिएगा वहाँ ड्राइंग अकाउंट आपको ओपन करना है, और अगर पर्सनल यूज़ नहीं है, पर्सनल यूज़ लिखा नहीं है, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हम ऑफिस यूज़ ही मानते हैं, और अगर ऑफिस यूज़ मेंशन कर दिया तो ठीक ही है। तो सिंपल सा विदड्रॉ है यहाँ पे, और यहाँ तो ड्राइंग है, तभी ड्राइंग अकाउंट ओपन करें। हाँ बिल्कुल सही, बीइंग कैश ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया। ड्राइंग हम लोगों ने भी देख लिया, इसमें विदड्रॉ में घूम फिर के पैसा बैंक से निकल रहा है, पर्सनल यूज़ होगा तो ड्राइंग, अदरवाइज सीधे सीधे कैश आएगा बिजनेस में। अब हम बात करेंगे क्या, थर्ड एग्जाम्पल की, बैंक टू बैंक। तो बैंक टू बैंक का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा इसका मतलब होता है ट्रांसफर, है ना। जब हम लोग बैंक टू बैंक कर रहे हैं दैट मीन्स ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल दोनों ही अकाउंट मेरा ही है, सपोज मेरा अकाउंट एक हमने प्राइवेट बैंक में भी खाता खोल रखा है, एक्सिस बैंक में। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं एसबीआई से कुछ पैसे ट्रांसफर कर दें एक्सिस बैंक में, ठीक है। तो कई बार होता है हम अपने ही एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में क्या कर रहे होते हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बैंक टू बैंक एंड इट इज ऑल्सो ट्रांसफर। रुपीज 15,000 ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई अकाउंट टू एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया सबको। तो हम लोग ने क्या किया, एसबीआई अकाउंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सिस बैंक अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। दोनों ही अकाउंट हमारा ही है, किसी और के खाते में नहीं ट्रांसफर कर रहे, किसी और के खाते में होता तो पेमेंट हो गया होता, और जब हम अपने एक खाते से दूसरे खाते में डालते हैं तो उसे पेमेंट नहीं, उसे ट्रांसफर कहते हैं। एक्सिस बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से, 15,000 तो क्या हो जाएगा, एसबीआई, सीधे अकाउंट लिख देता हूँ, ठीक है, 15,000। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश ट्रांसफर,
या बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। बात समझे कि नहीं समझे? ट्रांसफर्ड कर दें। तो मेरे ख्याल से बैंक टू बैंक भी सबको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, फोर्थ पॉइंट की। आप सभी को पता है इनकम टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स से पहले मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ, पेमेंट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, पेमेंट बाय बैंक। हम बैंक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? हम लोग चेक यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या यूज़ कर सकते हैं? चेक यूज़ कर सकते हैं, या फिर डीडी यूज़ कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन मोड यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में क्या क्या चीज़ें आती है आप लोग को पता है। ऑनलाइन मोड में आपका आ जाता है नेफ्ट, NEFT जिसको हम लोग कहते हैं, RTGS कहते हैं, ठीक है ना, RTGS। और क्या होता है? UPI। आप लोग आजकल UPI सिस्टम यूज़ करते हो ना, तो UPI सिस्टम से भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और एक और टेक्नोलॉजी होता था IMPS। IMPS के बाद सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यही है। ओके, तो इन सब के ज़रिए अगर हम ट्रांसफ़र करें तो घूम फिर के अकाउंट टू अकाउंट ही हो रहा है, तो इस चीज़ का आप लोग को ख्याल रखना होगा। तो अगर हम पेमेंट बैंक के थ्रू कर रहे हैं, सर ऐसा क्यों होता है? देखो आप सभी को मैं बता दूं, इनकम टैक्स में एक चीज़ मैं मेंशन करूंगा, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन मेंशन किया गया है 40A की सबसेक्शन 3। तो 40A की सबसेक्शन 3 देखो क्या कहता है। 40A की सबसेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी पेमेंट, ठीक है ना, पेमेंट हमें किससे करना है? पेमेंट थ्रू चेक होना चाहिए या पेमेंट थ्रू बैंक होना चाहिए, है ना। पेमेंट थ्रू चेक होना चाहिए या ऑनलाइन या इस तरह से कर सकते हो। अगर पेमेंट कितने से अधिक हो रहा है, पेमेंट थ्रू बाई चेक होना चाहिए, बाई बैंक होना चाहिए। इफ़ मोर देन 10,000, 10,000 रुपये से ज़्यादा का जो भी पेमेंट अगर करते हैं तो हम उसको चेक के थ्रू करेंगे। और चेक में भी कौन सा चेक? ओपन चेक नहीं, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक जिसका पैसा खाते से खाते में जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ ओपन चेक क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो, ओपन चेक का मतलब होता है हम लोग किसी को चेक काट के दिए, सीधे आपका नाम, सपोज करो मेरे को रितिका को पेमेंट करना, तो मैंने रितिका के नाम पे मैंने चेक काट दिया, पे के सामने रितिका लिखा, है ना, और नीचे सारा अमाउंट वाउंट डाल के सिग्नेचर करके दे दिया। अब रितिका क्या कर सकती है? सीधे मैंने किस बैंक का चेक काट के दिया? मान लो एक्सिस बैंक का, तो रितिका क्या करेगी? अब सीधे मेरे एक्सिस बैंक में पहुंच जाएगी और ये चेक जमा करेगी, वहां से पैसा विड्रॉ कर लेगी, है ना। और एक होता है क्या? क्रॉस चेक। क्या होता है? क्रॉस चेक, ठीक है। तो ओपन चेक को हम लोग कह सकते हैं क्या? ये अनसेफ होता है। और एक तरीके का ये क्या होता है? कैश होता है। किसी को ओपन चेक कर रहे हो ना, तो क्या तुम 40A की सबसेक्शन 3 फॉलो किए? नहीं किए, क्योंकि ओपन चेक भी तो कैश ही हुआ, सामने वाला कैश निकाल लेगा, उसके खाते में गया नहीं। एग्जैक्टली गवर्नमेंट देखना चाहते किस खाते से किस खाते में पैसा गया। लेकिन अगर तुमने किसी को ओपन चेक काट के अगर दे दिया, तो सामने वाला बंदा तो क्या कर रहा है? जाके कैश निकाल रहा है। फिर वो कैश जाके कहाँ यूज़ कर रहा है तो पता ही नहीं चला, किस बंदे ने निकाला ये भी नहीं पता चला। बंदे का नाम पता है लेकिन बाकी पूरे आइडेंटिटी थोड़ी ना पता है। आगे देखिए क्रॉस चेक की बात करते हैं। क्रॉस चेक पूरी तरह से क्या होता है? सेफ होता है। और ये क्या होता है? अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा पैसा, यानी अगर सपोज करो क्रॉस चेक मुझे मिला है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रॉस चेक मेरा खाता होना चाहिए। मान लीजिए मैंने रितिका को ही एक्सिस बैंक का सेम चेक फिर से दिया। इस बार मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर पे 2 पैरेलल लाइन खींच दी। क्रॉस करते हैं ना चेक को। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर पे 2 पैरेलल लाइन खींच देने पे क्रॉस हो जाता है चेक। हाँ, आप बस सिंपल सा पेन से इसे कॉर्नर पे 2 लाइनें खींच दीजिए। जैसे मान लीजिए स्क्रीन है, यही मान लीजिए चेक होता है मेरा, तो यहाँ पे 2 ऐसे और ऐसे 2 मैं लाइन खींच देता हूँ, हो गया क्रॉस। उसके अंदर कई बार अकाउंट पे ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अकाउंट पे। तो वो क्या हो गया? क्रॉस चेक हो गया। अब रितिका क्या करेगी? एक्सिस बैंक का मैंने इसको चेक काट के दिया है और इसका खुद का खाता है SBI में, तो रितिका क्या करेगी? इस एक्सिस बैंक के चेक को क्या करेगी? अपने SBI में जमा करेगी, पेन स्लिप भर के।
जैसे कैश जमा करते हैं वैसे चेक जमा करेगी। फिर इसका बैंक एसबीआई उठ करके मेरे एक्सिस बैंक से पैसा कलेक्ट करेगा और इनके खाते में डाल देगा। तो इससे ट्रांसफर क्या हुआ, अकाउंट टू अकाउंट पैसा गया। तो पेमेंट थ्रू बैंक, तो इस सेक्शन की वजह से होता है कोई भी बिजनेसमैन 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट कैश के फॉर्म में नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बाकी एक्सेप्शनल केस अलग है, रूल 6DT जो लोग इनकम टैक्स पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा कैश का पेमेंट भी अलाउड होता है, तो रूल 6DT में लिखा हुआ, सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सिंपल से जनरल एंट्री देखते हैं। तो जनरल एंट्री जरा देखा जाए। एग्जाम्पल, ₹5,000 कैश, सॉरी ₹5 या 15,000 कर देता हूँ, 15,000 चेक ऑफ SBI गिवन टू राघव। ओके, किसको दे रहे हैं हम लोग, राघव को। बस इतना ही रखते हैं और ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं चेक नंबर। ओके, ये चेक नंबर हमेशा 6 डिजिट का होता है। अगर तुम लोग चेक देखे होगे तो उसके बॉटम में वाइट पट्टी होती है, तो जो शुरू का जो 6 डिजिट होता है वही होता है चेक नंबर, ठीक है। मैं चेक थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आप लोग को, जब तक नेट चल रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे अपना काम करते रहे। अब देखिए हमने राघव को दिया, तो सभी को पता है राघव तो रिसीवर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राघव डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। कितने से, 15,000 से टू SBI अकाउंट। SBI अकाउंट से पैसा गया कितना, 15,000, बीइंग अमाउंट पेड टू राघव। बस ठीक है, हो गया ख़त्म। तो कितनी सिंपल सी एंट्री है। अब देखिए नेट चल रहा है, ये चलेगी, ऑन होने ही दीजिए। अब अगर सपोज करो इसी तरह से कोई खर्चे का भी पेमेंट हो सकता है, हम कर रहे हो, बात समझे। मान लीजिए हमें रेंट देना है, रेंट कितना है, मान लीजिए 20,000 रुपीज़, तो ₹20,000 रेंट पेड है ना, बाई चेक ऑफ SBI, है ना। ब्रैकेट में लिख देता हूँ चेक नंबर 252502 कर लेते हैं, है ना, ये हमने किया। अब बताइए रेंट हमारे लिए खर्चा है, तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से, 20,000 टू SBI अकाउंट 20,000। तो मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत तो है नहीं। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड। ओके, नरेशन में हमेशा चेक नंबर लिख लिया करो, जैसे चेक नंबर होता है ना, ये चेक नंबर तुम ना नरेशन में भी मेंशन कर सकते हो, बात समझे। तो चेक नंबर हमेशा नरेशन में हम लिखा करते हैं, ये हैबिट डालते हैं हम लोग, ठीक। चेक की डिटेल भी मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने देख लिया। सर क्रॉस चेक, सर मैंने क्रॉस चेक दिया हुआ 20,000 का, किसी भी बैंक में सर जाके हम करा सकते हैं ना ट्रांसफर, वो अपना कर सकता है। हाँ हाँ, बस उसका खाता उसमें होना चाहिए, मेरा खाता और जिस नाम से, हाँ जैसे मान लीजिए आपका नाम धीरज है, धीरज कुमार, तो धीरज कुमार के नाम से आपका खाता होना चाहिए बैंक में। और जिसको हम देंगे वो किसी भी अपना खाता बैंक में जाके अपने अपने अकाउंट में हाँ ट्रांसफर डाल कर दे। अब मान लो अब तुमने मेरे को ओपन ही चेक दिया, अब मेरा टाइम नहीं है कि जाके तुम्हारे बैंक में पैसा निकाल, मैं सोचता हूँ मेरे को घूम फिर के पैसा डालना है, तुम्हारे बैंक से निकालूंगा फिर अपने बैंक में डालूंगा, तो इससे अच्छा ना जो चेक तुमने दिया है मैं खुद ही बैठ के उसके कॉर्नर पे 2 लाइन खींच दिया, मैं खुद ही क्रॉस कर दिया और खुद ही जाके जमा कर दिया अपने बैंक में। और किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं ना, हाँ वो भी जा हाँ, सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, सही है सर, अपने हाथ से ही है ना, खुद ही क्रॉस करके जमा कर दो, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे है क्या, रिसिप्ट पेमेंट, हमें कोई पेमेंट मिल रहा है, ठीक है ना, इन चेक या फिर DD या फिर
कोई भी ऑनलाइन मोड, तो मोड मैं पहले पढ़ा चुका, दोबारा नहीं बताऊंगा। तो इस बार हमें क्या हो रहा है, हमें पेमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो पेमेंट जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, हमें चेक के थ्रू मिल रहा है। तो इस बार भी वही क्रॉस चेक। देखो बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हम ये मान के चलते हैं किससे होता है, क्रॉस चेक से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो क्रॉस चेक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको सिर्फ सुनाया है, तो आप देख भी लो। यहाँ पे इमेज पे चले जाइए, इमेज पे दिख जाएगा आपको कि क्रॉसिंग कैसे की जाती है। ओके, तो ये देखो दो कॉर्नर पे दो लाइन खींच दिया है, ये देखो। ओके, ये देखो जो चेक जो क्रॉसिंग की गई इसमें लिखा गया अकाउंट पे ही, लिखा है ना अकाउंट पे लिख दिया गया है। और ये देखो एक चेक काटा गया, इस पे पेन से नॉर्मली खींचा गया, या ऐसे टाइप लिख दिया आपने। सर इसमें अपना अकाउंट नंबर इसी भी लिख देते ओके, हैं ये देखिए कि सर अलग से फॉर्म भरना पड़ता है? दिख रहा है सब लोग को, ये कॉर्नर पे लिख करके दो लाइन बस अकाउंट पे ही लिख दिया, क्रॉस हो गया चेक। और बाकी चेक डिजिट क्या हो, चेक नंबर क्या होता है, ये जो नीचे व्हाइट पट्टी है इस पे तो शुरुआत के जो 6 डिजिट होते हैं ना, दिस इज द चेक नंबर। जिसको भी काटना उसका नाम लिख देना। और रमेश के नाम पे अगर हम चेक काटे तो रमेश कुमार के नाम से उसका खाता होना चाहिए, तभी वो इस चेक को डिपॉजिट कर पाएगा अपने खाते में। ठीक है, तो क्रॉस चेक भी सब लोग को समझ में आ गया। तो क्रॉस चेक सेफ होता है, सबको पता है। वापस टॉपिक पे आते हैं। इस बार हमें चेक मिल रहा है, कोई हमें पेमेंट कर रहा है चेक से, तो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ₹55,000 चेक ऑफ HDFC बैंक रिसीव फ्रॉम रोहन ट्रेडर, या सिंपल सा रोहन ले लेते हैं। तो रोहन से हमें क्या मिला, 55,000 रुपये का चेक मिला है HDFC का। बात समझे कि नहीं समझे। अभी भी हम सभी को पता है, हम लोग स्टार्टिंग से SBI कर रहे हैं कि SBI में हम लोग खाता खोलें, और फिर उसी को हम मान के हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यानी आप ये मान के चलिए हमारा खाता किसमें, SBI में। अब 55,000 का चेक मेरे को मिला HDFC बैंक का, वो भी रिसीव हुआ है किससे, रोहन का। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं चेक नंबर भी लिख देता हूँ, जो चेक नंबर मिला है मुझे 323201 है ना, ये इनका चेक नंबर है सपोज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक नंबर मिला है। क्लियर हो गया सबको। अब हम करेंगे क्या, हमको पता है ये चेक बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है 99% हम कह सकते हैं कौन से चेक से होता है, क्रॉस होता है कि ओपन होता है, क्रॉस चेक का यूज़ करते हैं। तो अगर कुछ नहीं दिया तो हम मान के ही चलते हैं कि ये चेक कैसा होगा, क्रॉस होगा। तो अब ये क्रॉस चेक होगा तो ये चेक हम क्या करेंगे, अपने बैंक में जमा करेंगे पक्का। तो मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, तो मेरा बैंक कौन है सर, SBI। SBI अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 55,000। टू क्या होगा, देने वाला कौन है, रोहन। रोहन क्रेडिट हो गया, कितने से, 55,000। HDFC बैंक भी लगता है? बिल्कुल सही। अब यहीं पे ये क्वेश्चन उठता है, सर HDFC बैंक का कोई मतलब है क्या। नहीं है सर, हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, अपनी अकाउंट, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हमारा खाता का है, SBI का, तो हमें SBI का डिटेल रखना है। अब ये HDFC बैंक जो है वो वहाँ पे किसका खाता खोला है, उसका तो रोहन का खाता है ना। तो रोहन के बैंक अकाउंट का डिटेल मैं क्यों मेंटेन करूँगा, मैं अपने बैंक का मेंटेन करूँगा डिटेल, वो अपने बैंक का डिटेल मेंटेन करे। हमें HDFC बैंक से क्या मतलब, उसने जो चेक दिया ना मुझे, वो चेक तो मेरे लिए कैश है। तो सामने वाले के बैंक के खाते से हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें लेना देना है किससे, अपने बैंक से, अपने बैंक के खाते से और सामने वाले व्यक्ति से। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे HDFC से कोई लेना देना है। हाँ, तुम यहाँ नरेशन में लिखोगे बीइंग अमाउंट रिसीव वाया चेक नंबर 323201, दैट्स इट। ठीक है ना। और यहाँ पे HDFC बैंक लिख सकते हैं, HDFC चेक नंबर इतना। हाँ सर, वहाँ पे वो डाल देंगे। हाँ, यहाँ पे HDFC नरेशन में मेंशन है, हाँ HDFC का चेक मिला था इनसे, ये रिमाइंड रहेगा कि रोहन से हमें कौन से बैंक का चेक मिला था, नरेशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है सर, एक और चीज़ क्या हो सकता है, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं सेम एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल को ट्विस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को सेम कॉपी कर लेते हैं। बस मैं पार्टी नेम चेंज कर दूंगा, या रहने दो, वही पार्टी रहने दो। इस बार एक और चेक मिला रोहन से, फिर चेक मिला हमें कितने का, 35,000 का चेक मिला।
ऑफ HDFC, वो तो HDFC का ही देंगे, रिसीव फ्रॉम रोहन। चेक नंबर क्या है, 323202 कर देते हैं, है ना। एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। और देखो अगले दिन हमने इसको बैंक में जमा किया है, सेम डे में बैंक में नहीं जमा कर रहे हैं, अगले दिन। यानी अगर हमें उससे चेक मिला होगा 1 तारीख को, तो हमने उसे जमा कब किया होगा, 2 तारीख को। कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए देखिए 1 जैन को मैं एंट्री कर रहा हूँ। 1 जैन को देखो क्या एंट्री होगा, जब हमें उससे चेक मिलेगा ना HDFC का चेक, तो HDFC का चेक आज तो हमारे बैंक में नहीं ना आ रहा है, आज तो मेरे खाते में जमा नहीं हुआ, आज मेरे पास वो HDFC का चेक पड़ा हुआ है। तो वो जो HDFC का जो चेक है, वो चेक हमारे लिए किस तरह से है, वो एज अ कैश है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से मिला है, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कितने से, 35,000। तो 35,000 से हम लोग को क्या मिल रहा है, अमाउंट आया। ओके, 2 क्या हो जाएगा, देने वाला कौन है, रोहन। ओके, सो रोहन क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 35,000। यहाँ हो जाएगा बीइंग चेक नंबर क्या था, 323202 ऑफ HDFC रिसीव तो हो गया ना आज। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो 2 जैन को जब हम लोग जमा करेंगे, तो हमारे बैंक में SBI अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। SBI में आ रहा है यही 35,000, और जो कैश हमारे हाथ में आई था, चेक मतलब चेक को हम एज अ कैश ट्रीट किए थे ना, जो कैश में मेरे हाथ में पड़ा हुआ था वो क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो लिख देंगे बीइंग चेक नंबर, कौन सा चेक नंबर, 323202 ऑफ HDFC डिपॉजिटेड। क्यों, तो डिपॉजिट ही तो हो रहा है, बैंक में जमा हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जब हम लोग सेम डे में बैंक में नहीं जमा करते हैं। आज हमने उसे चेक को रिसीव किया, अगले दिन हमने बैंक में जमा किया, तो ये 2 एंट्री आपको करनी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो कैश डेबिट हुआ 35 से, कैश क्रेडिट हो गया 30, तो क्लोज हो गया, अपने आप में खत्म हो गया। बचा क्या, SBI अकाउंट डेबिट टू रोहन, और शायद देखो यही एंट्री कर रहे थे, SBI अकाउंट डेबिट टू रोहन। तो सवाल, हाँ, तो ये कंबाइंड एंट्री एक तरीके से थी कि आज ही मिला, आज ही हमने जमा कर दिया, तो हमें कंबाइंड एंट्री। लेकिन यहाँ पे हम कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 2 अलग अलग डेट में हो रहा है, तो हमारी मजबूरी है कि 2 एंट्री करनी है। बात समझ में आई, क्लियर। अब हम लोग को एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखना है, वो क्या चीज देखना है, या ध्यान से देखिए। चेक डिसऑनर्ड, चेक वापस कई बार बैंक कर देता है। ओके, तो चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, जरा देखिए यहाँ पे। तो अगला स्टेप है हमारा चेक डिसऑनर, 5th के बाद ये 6th टॉपिक है। तो चेक अगर डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होती है, बात समझे। अगर मान ली यही जो चेक मिला था, मान लेते ये जो 55,000 का जो चेक रोहन से मिला था, ये डिसऑनर हो गया, या तो अगर रोहन से अगर हमें चेक मिला है वो डिसऑनर हो गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चेक ऑफ ₹55,000 रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव हुआ था, रोहन, इज डिसऑनर। ठीक है ना। अब डिसऑनर देखो कई रीजन से हो सकता है सिग्नेचर मिसमैच हो गया, या फिर सपोज करो जो उन्होंने फिगर में अमाउंट लिखा है और जो वर्ड्स में लिखा है उसमें डिफरेंस हो गया, है ना, या डेट एक्सपायर है, या डेट गलत है, 2021 है तो उन्होंने 2020 डाल दिया। तो इस तरह से कई सारी दिक्कतें हो सकती है। या फिर चेक उनका म्यूटिलेटेड है, म्यूटिलेटेड मतलब कटा फटा है, और कटा फटा इन द सेंस समझते हो, या क्रीज्ड है और उसकी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मिसिंग है
तो ऐसे में बैंक डिसऑनर कर देता। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है ना, कि जिसके जरिए जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बैंक आपको आपका चेक वापस कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक और शब्द यूज करते हैं, डिसऑनर ड्यू टू नहीं, यहाँ पे हम एक बाउंस शब्द का प्रयोग करते हैं। बाउंस एक बिस्किट भी आता है, वो बिस्किट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे बाउंस करने का मतलब समझ रहे हो सब लोग। क्रिकेट में भी बाउंस होता है, जो सबसे सर के ऊपर से बॉल जाती है उसको हम लोग बाउंस कहते हैं ना, कंधे से ऊपर, सॉरी, सर के ऊपर से गई तो नो बॉल हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, बाउंस का मतलब क्या है, यानी आपके खाते में उतना पैसा ही नहीं है और आपने उसे ज्यादा का चेक काट दिया है। जैसे कंधे से ऊपर ना, मतलब उसी तरह बैलेंस से ऊपर का आपने चेक काटा, आपके खाते में 40,000 रुपए ही है और आपने 55,000 का चेक काट दिया था रोहन ने, तो क्या बैंक पैसा देगी? नहीं देगी, तो चेक बाउंस हो गया। और यहाँ पे आपको बता दो, बैंक तो पेनाल्टी भी चार्ज करती है। तो चेक बाउंस होना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये भी इसकी वजह से भी डिसऑनर होता है, बट यहाँ पे पेनाल्टी आपके ऊपर फाइन आपको चार्ज किया जाएगा। तो चेक ऑफ अकाउंट के ऊपर रुपीज, होता है। हाँ। अब देखो, एक तो चेक मेरे को 55,000 का रोहन ने दिया, मैंने जब बैंक में जमा किया वो 55,000 आया नहीं, ऊपर से मेरे खाते से 500 रुपये कट गए ड्यू टू दिस बाउंस, है ना। मेरा बैंक गया मेहनत करके उसके बैंक के पास, पैसा मिला नहीं, निराश होकर वापस आया और गुस्सा आके मेरे खाते से पैसे भी चार्ज कर लिए, ठीक है। तो चेक ऑफ रुपीज 50,000 रिसीव फ्रॉम रोहन इज बाउंस्ड एंड बैंक चार्ज्ड कितना, 500 नहीं 300 करते हैं, SBI है ना, बैंक चार्ज 300 रुपीज एज फाइन या पेनाल्टी, है ना, उसने चार्ज कर दिया। अब देखिए एंट्री क्या होगी। अब ये जो भी फाइन चार्ज हुआ है ना मेरे खाते में, ये पहली चीज तो ये फाइन किसकी वजह से चार्ज हुआ, रोहन के कारण, रोहन की गलती है। तो ये 300 रुपये मैं किसके सर पे मर दूंगा, रोहन ही ये देगा। पहले नॉर्मल एंट्री पहले समझते हैं। पहले तो चेक हमारा बाउंस हो गया, तो चेक मिला था, तो एंट्री क्या किए थे, SBI डेबिट टू रोहन, लेकिन ये चेक एक तरह से बैंक में पैसा आया ही नहीं, तो इस एंट्री को पलट दो, यानी रोहन डेबिट टू SBI कर दो, तो ये एंट्री अपने आप में खत्म हो जाएगी, यानी चेक मिला ही नहीं, एक तरह से यही एंट्री हुई। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा समझो कि जब भी जिसका भी चेक डिसऑनर होता है हम उसको उसका चेक वापस कर देते हैं। तो किसका इससे चेक मिला था, मुझे रोहन से, तो मैं उसको वापस करूंगा तो रोहन डेबिट हो जाएगा पक्का 55,000 से। टू, देने वाला कौन है, मेरा SBI अकाउंट क्रिएट हो गया। तो या तो ऐसे समझो, तब भी देखो एंट्री तो वही बन रही ना, मैंने क्या बोला था, इसी एंट्री को पलट दो, रोहन डेबिट टू SBI। या फिर ऐसे समझो कि जिसका भी चेक होता है डिसऑनर होगा तो हम उसको वापस कर देंगे, तो रोहन को वापस कर दिया, रोहन रिसीवर, देने वाला कौन, बैंक। तो ये अभी एंट्री में अलग करता हूँ। और जो बैंक चार्जेस की एंट्री है, अगर बैंक चार्जेस होता, बैंक चार्जेस अकाउंट क्या होगा, इसको भी डेबिट करता मैं, कितने से, 300 रुपये से टू SBI अकाउंट। लेकिन ये एंट्री सही नहीं है, पता है क्यों, ये नहीं करेंगे। जब बैंक चार्जेस, हाँ बिल्कुल करते, अकाउंट डेबिट करते टू बैंक करते, अगर सच में मेरे खाते से कटा होता और सच में ये मेरा खर्चा होता है, लेकिन ये खर्चा हम अपने ऊपर मानेंगे ही नहीं, हमें उठा के किसके ऊपर मर देंगे, रोहन को। देखो जब चेक डिसऑनर हुआ ना, रोहन को मैंने वापस डेटर बना दिया, फिर से वो पैसा देगा कितना, 55,000 प्लस 300 रुपये और देगा, तो मैं इसी में देखो 300 में ऐड कर देता हूँ, तो 55,300 से इस बार डेबिट मारूंगा उसको। और टू SBI मेरे खाते से गया कितना, 55,000, तो चेक जो वो तो गया ही गया, और साथ ही साथ 300 रुपये एक्स्ट्रा गया। तो यानी कि ये एंट्री हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही हमें एंट्री करनी है, ओके। बीइंग चेक डिसऑनर, ऐसे ही लिख देता हूँ शॉर्ट में। अब सवाल था सर ये तो हमारी बुक में होगा, एक बार रोहन की बुक में ही बता दीजिए क्या एंट्री है। तो रोहन की बुक में भी देखना इंटरेस्टिंग है, रोहन की बुक्स में देखो क्या एंट्री हो रही होगी। तो रोहन को देखो चेक वापस मिल गया, तो वो क्या करेगा, उसके बैंक में, उसका बैंक HDFC था ना, HDFC अकाउंट डेबिट होगा, कितना मिल रहा है उसको, 55,000 रुपये। फिर उसको पता है 300 रुपये, 55,000 तो चेक वापस हुआ है, 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो क्या होगा, उसको बैंक चार्ज लिखेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने से, 300, समझ गए। टू, क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर हम है,
हमारा नाम क्या है? हम लोग अपनी कंपनी को मान लेते हैं XYZ कंपनी। हमारी कंपनी का नाम एक्स वाई। SBI में था तो SBI लिख सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, SBI नहीं। हमारा भाई अब बताओ, रोहन के लिए लेनदार कौन है? कौन लेगा पैसा ये 55,300 रुपये? हम महेंद्र लोग ने ना। तो हमारी कंपनी का नाम क्या है? XYZ। बैंक से कोई लेना देना नहीं, वो हमारे बैंक का डिटेल क्यों रखेंगे? जैसे हम उनके बैंक से कोई मतलब नहीं हाँ रखते, वो हमारे बैंक से कोई मतलब नहीं रखेंगे। मान रहा हूँ। हाँ, तो क्लियर हो गया सब लोगों? बीइंग चेक डिसऑनर, डिसऑनर एंड, या बाउंस भी लिख सकते हैं, एंड बैंक चार्जेस इनकर्ड। इनकर्ड मतलब हुआ, उत्पन्न हुआ, दैट्स इट। तो ये देखो, चेक डिसऑनर तक हम लोग को ने समझ लिया। अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चेक डिसऑनर होता है जिसमें कि हम लोग फंसते हैं। तो चेक डिसऑनर पे बहुत ही ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई इशू होना नहीं चाहिए। और चेक जानते हैं, जब बाउंस होता है ना, तो नॉर्मली क्या होता है, दोनों के खाते से कटता है, जो जमा करता है उसके भी और जो निकालता है उसके भी। आधा तो उसमें कट जाता नहीं नहीं, आधा नहीं, उसका बैंक वाला उसका काटेगा। अब देखो, यहाँ पे रोहन का भी कुछ अलग से कुछ और भी चार्जेस कटा होगा। है 300 कटने के बाद क्यों? क्योंकि देखो, HDFC बैंक उसका क्यों चार्ज काटेगा? क्योंकि HDFC बैंक में उसका 40,000 रुपये था, उसने 55,000 का चेक काट के दिया। तो बैंक वाला तो उसके इसलिए चार्ज काटेगा, वो भी ज़्यादा चार्ज काटेगा। क्यों? क्योंकि सोचो, अगर बैंक ने पेमेंट कर दिया होता तो नुकसान किसका होता? गलती से अगर बैंक ने पेमेंट कर दिया होता तो नुकसान किसका होता? बैंक का। बहुत भयंकर। तो इसलिए बैंक तो गुस्सा के चार्ज काटती है, और उसका भी। मेरा से तो काटा ही काटा 300 रुपये, उसका भी काटा होगा। अब जब उसका जो काटा होगा उसका क्या एंट्री करेगा? उसका और जो भी एंट्री है कि बैंक चार्जेस वो अकाउंट करेगा। डेबिट। नहीं तो उस, मान लो सपोज करो रोहन के बैंक ने उसका 500 रुपये चेक काटा, चार्जेस काटा था। यहाँ आप लिखेंगे डिसऑनर चार्जेस। क्या लिखेंगे? डिसऑनर चार्जेस डेबिट, कितने से? मान लो 500 रुपये। तो ये तो इसके खाते से गया है ना, टू HDFC बैंक। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने दोनों की बुक्स में बता दिया। कभी अगर हम लोग के खाते से कटेगा तो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आज जो डिसऑनर की एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई, यही बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन था। गुड मॉर्निंग। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।